हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट टाइम लॉ ऑफ मास सेक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम उससे टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ जो है उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन देखते हैं इसे कैसे करना है। अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लू, लेट अ जनरल इक्वेशन where a of a plus b of b plus c of c gives the product। ठीक है, तो अगर हमें रेट लॉ लिखना है तो इट इज सेम जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रेट लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मोलर कंसेंट्रेशन क्या है? ए, बी और सी। ठीक है, और जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो इनकी पावर में आते हैं इन केस ऑफ रेट लॉ। ठीक है, तो यहां पर क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ए, बी और सी। बट हियर इज सम डिफरेंस। यहाँ पे जो पावर में आएगा वो पी क्यू आर है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो रेट लॉ है हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। ध्यान से समझिए, इस रिएक्शन के लिए इमेजिन ये जो रिएक्शन है एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। हमने इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए रेट लॉ लिख लिया। रेट लॉ यही बोलता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स गोज टू द रेज टू द पावर ऑफ दोस कंसंट्रेशंस, मोलर कंसंट्रेशंस। बट रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें ये भी समझाता है, जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। रेट लॉ हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए सिर्फ थियोरेटिकली देखकर नहीं लिख सकते, एक्सपेरिमेंटली जब हम निकालते हैं तो हम उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए लिखा है तो पावर में ए ही आएगा। हमने अभी देखा कि पी आया, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू आई है, ए की पावर जो आई है पी, बी की पावर जो आई है क्यू, सी की पावर जो आई है आर, ये क्या है? एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकली है जब हमने इनके कंसेंट्रेशन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाला। ये एबीसी तो हमने थियोरेटिकली लिख दिया ना। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम थियोरेटिकली लिख देते हैं। बट रियलिटी क्या है? अगर हमें किसी भी केस में रेट लॉ निकालना है, रेट ऑफ द कंसेंट्रेशन निकालना है, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंटली भी तो निकालना पड़ेगा। हम सिर्फ थियोरेटिकल वैल्यू पे हर बार बिलीव नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी अवेलेबल हैं जो थियोरेटिकल जो चीजें हैं, थियोरेटिकल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो एक्चुअल में आए हैं वो अलग आए हैं। उसके एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे, पर अभी रेट लॉ समझना जरूरी है। रेट लॉ में आपको क्या करना है? जो रिएक्टेंट्स हैं उनके कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है और उनके पावर में आप ये जो लिखेंगे इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये फिक्स नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर पी क्यू एंड आर मे हैव सिमिलर वैल्यूज एज ए, बी एंड सी। हो सकता है कि पी क्यू आर की जो वैल्यू है वो एबीसी के सिमिलर हो। ये भी हो सकता है कि इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो, दे मे हैव डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इनके बराबर हो, एबीसी के बराबर, इनसे ज्यादा हो, कम हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हमें पता चला जब हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल कर देखा। ठीक है, अगर हम थियोरेटिकली देखेंगे किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए तो आप डायरेक्टली क्या कर देते? ए टू द पावर ए कर देते, बी की पावर बी और सी की पावर सी, स्मॉल सी, एबीसी। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। हम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। समझ में आया? हम डायरेक्टली नहीं निकाल रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली निकालते तो वो लॉ ऑफ मास सेक्शन हो जाता, जिसमें हम कंसंट्रेशन में पावर लिख सकते हैं डायरेक्टली जो दी हुई है किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। रेट लॉ में ये जो पावर्स है ये एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है हम जो थियोरेटिकली पावर लिख देते हैं या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिख देते हैं वो रियलिटी में जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो वो सिमिलर नहीं थे। ठीक है, तो अगर हम एक्चुअल की बात करें, एक्चुअल पावर्स की बात करें तो वो हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं? रेट लॉ के थ्रू। हमने तो ये रेट लॉ निकाला है फॉर दिस रिएक्शन। इट इज व्हाट?
रेट लॉ। हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 2N2O5 decomposes to give 4NO2 plus O2, कितना हो गया 8 O2 10। ठीक है, गैसेस फेस गैसेस फेस। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नाइट्रोजन 4 है, यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 10 है, तो यहाँ पर हो गया 8 O2 10। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ही आपको रेट निकालना है। ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर से समझते हुए आ रहे हैं ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हर केस में गलत आएगी। आपको केमिकल काइनेटिक्स में हर बार रिएक्शन बैलेंस्ड ही लिखनी है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर हम रेट लॉ निकालें, फॉर दिस रिएक्शन rate law can be expressed as, अगर मैं रेट लॉ निकालूं तो क्या होगा, रेट इक्वल्स टू के और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दैट इज N2O5। ठीक है, तो यहाँ पर पावर में ये जो 2 लिखा है ये पावर में नहीं आया, इसका डिकम्पोजिशन एक्सपेरिमेंटली दिया हुआ है। तो हमने जब देखा तो एक्चुअली इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था, तो वो यहाँ आना चाहिए पर वो नहीं आया। यही हमें बताता है रेट लॉ कि ये एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं। इट इज नॉट अवन हैंड कि हमने बैलेंस किया और लिख दिया। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप लिखिए एक और एग्जाम्पल नंबर 2, 2NO2F, 2NO2 combines with F2 to give 2NO2F in gaseous phase। ओके, इस केस में भी अगर मैं क्या लिखूं, रेट लॉ लिखूं, तो दिस बिकम्स रेट इक्वल्स टू के। ये के तो क्लियर है ना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाया तो रेट कांस्टेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज के एंड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दैट इज, रिएक्टेंट क्या है, NO2 एंड F2। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया कि इस केस में भी ये जो 2 है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ NO2 ये पावर में हमें नहीं मिला। तो इन ऑब्जर्वेशंस पर हमें ये लॉ दिया गया, रेट लॉ, और ये क्या बोलता है कि ये जो पावर्स हम निकाल रहे हैं किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू, ये पी क्यू आर की वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर कैन बी obtained एक्सपेरिमेंटली। हम ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के बेसिस पर बोल रहे हैं। ठीक है, वेयरएज जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था तो हम थियोरेटिकली उस रेट लॉ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेट लॉ। अब हम चेक करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस, क्या कंफ्यूजन है बिटवीन द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो फॉर अ जनरल रिएक्शन A of A plus B of B gives C of C plus D of D। अगर एक जनरल केमिकल रिएक्शन है तो हम इसके लिए दोनों लिखकर देखते हैं। पहले हम लिख रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम बोलें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, ये रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखूं लॉ ऑफ मास एक्शन तो वो क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of the reactant and उनके stoichiometric coefficients कहाँ आते हैं, इनकी पावर में आते हैं। तो A and B यहाँ से आप लिख सकते हैं R equals to K, A to the power A and B to the power D। So this is the expression which we can take from law of mass action। अगर मैं लिखूं according to the rate law तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power X and B to the power Y। ठीक है, यहाँ पर जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो सेम नहीं है, अलग आए हैं। वेयर X and Y can be found or calculated
एक्सपेरिमेंटली, इनका हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिफरेंस समझ में आया लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में। बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन आप किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर डायरेक्टली थियोरेटिकली लिख सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट रेट लॉ, तो उसमें क्या होगा, आपको जो पावर है, कोफिशिएंट्स हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स और जो पावर है कंसंट्रेशन की पावर, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करनी होगी। ठीक है, दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट क्लियर रखे। लेकिन इन दोनों से आपको एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिलता है, दैट इज व्हाट, दोनों का ही रेट ऑफ रिएक्शन उनके प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्या है अपना ऑब्जर्वेशन, that rate of a chemical reaction depends upon the concentration of reactant and the power of their stoichiometric coefficient, where n is what, stoichiometric coefficient कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर n क्या है, a। यहाँ पर अगर मैं n की बात करूँ तो सबके लिए अलग है। विद रिस्पेक्ट टू n क्या हो गया a, विद रिस्पेक्ट टू b क्या हो गया a b। समझ में आ रहा है। अगर मैं n की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, a है। समझ में आ रहा है ना। तो हम इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, अल्टीमेटली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इन केस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स उनके जो एक्चुअल वैल्यूज है वही लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि थियोरेटिकली लिख सकते हैं। वेयर इन केस ऑफ रेट लॉ हमें क्या करना होगा, कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली, जहां पर ये भी याद रखिए कि जो x और y की वैल्यू है वो हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार a और b से, ये जो स्मॉल a और स्मॉल b है वही वैल्यू भी आ सकती है और x और y की, पर वो डिफरेंट भी आ सकती है, ये टोटली अलग होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली हम निकाल रहे हैं, ये थियोरेटिकली हम निकाल रहे हैं, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और ये दोनों हमें फाइनली रिवाइज क्या करवा रहे हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to the power their stoichiometric coefficient, wherein is the stoichiometric coefficients of reactants। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये दोनों को रिवाइज भी कर लिया और रेट लॉ भी पढ़ लिया। रेट लॉ आपको काम आएगा ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स में, दोनों ही चीजें काम आने वाली। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे। इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम आवर वीडियोस देन डेफिनेटली लाइक, share, subscribe. Also press the bell icon for more notification from our side. Thanks a lot for watching this video.